$5 बिलियन की कंपनी का सीईओ बनूंगा, ये कभी मेरा कतई ये मेरा प्लान नहीं था एक्चुअली। अगर आप इंजीनियर हैं तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि आप स्टॉक मार्केट में क्यों बिल्कुल ही सक्सेसफुल बन सकते हैं। सबके माइंड में कहीं न कहीं एक शर्त है कि हाँ, इन्वेस्टमेंट तो लंबा करना है, बाजार में ऊंच नीच होती भी है, लेकिन जब मैंने पैसा लगाया तो वहाँ से बाजार ऊपर ही जाना चाहिए। जब शेयर के दाम गिरते हैं तो आपका विजुअलाइजेशन जो है, आपके माइंड में जो पिक्चर आता है वो बबल का नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताऊं किस चीज़ का होना चाहिए। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products through this channel. मैं कई बार देखता हूँ कि मैं बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों को मिलता हूँ, दिग्गज लोगों को मिलता हूँ। ये हमेशा हम लोगों को अपनी कहानी इस तरीके से बताते हैं कि भाई मुझे तो बिल्कुल पता था कि पहले मैं ये पढ़ाई करूँगा, फिर मेरे इतने नंबर आएंगे, फिर मैं ये ग्रेजुएशन करूँगा, इसके बाद मैं 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस लूँगा, उसके बाद मैं ये पोस्ट ग्रेजुएशन करूँगा। तो होता क्या है कि लोग इन हाइंडसाइट जिसको बोलते हैं, चीज़ें होने के बाद उसको एक परफेक्ट पैटर्न में आपको बताते हैं, जैसे कि भाई ये तो पूरी की पूरी बढ़िया से प्लानिंग करी थी। मैंने जब शुरुआत की थी तो मैं लोगों का पैसा शेयर बाज़ार में मैनेज करूँगा या एक बड़ी $5 बिलियन की कंपनी का सीईओ बनूँगा, ये कभी मेरा कतई ये मेरा प्लान नहीं था एक्चुअली। मेरा नाम आशीष सोमैया है और मैं शेयर बाज़ार से जुड़ी हुई एक कंपनी जो निवेशकों का पैसा शेयर बाज़ार में मैनेज करने में उनकी मदद करती है, व्हाइट ओक कैपिटल। इस कंपनी का मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। वैसे तो मैं गुजराती हूँ, लेकिन अपने आप को महाराष्ट्रियन बताता हूँ क्योंकि मुंबई में पला बड़ा हुआ हूँ और मैं अपनी पढ़ाई से एक केमिकल इंजीनियर हूँ। अभी मैंने थोड़े समय पहले फ़िलहाल एक रिसर्च की, जैसे आजकल एडटेक कंपनीज़ के बारे में लोग पढ़ते हैं, तो मैं एक एडटेक कंपनी के बारे में पढ़ाई कर रहा था। वहाँ से करियर काउंसलिंग के बारे में पढ़ाई करने लगा, तो अभी मुझे समझ में आया कि दुनिया में करीब करीब 4500 अलग अलग तरीके के करियर्स हैं और इंडिया में भी ऐसा माना जाता है कि कम से कम 1300, जो मतलब जिसको हम बोलते हैं कि भाई प्रैक्टिकली जो चीज़ आप यहाँ पे शायद कर सकते हो, वैसे 1300 करियर है ये। लेकिन आज की बात है, लेकिन मैं तो 46 ईयर्स का हूँ और जब मैं बच्चा था तो 1300 करियर्स नहीं थे, केवल 3 करियर थे। या तो आप किसी न किसी तरीके से एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के एम्प्लॉय बन सकते थे या गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बन सकते थे, या तो आप डॉक्टर बन सकते थे और या तो आप इंजीनियर बन सकते थे, जैसे मैं बन गया। लेकिन मैं क्यों इंजीनियर बना? तो इसलिए क्योंकि मैं 3 साल का था तब से अपने घर के लोगों को, मेरी बड़ी बहन को, मेरी मदर को, अपने आसपास के सारे लोगों को 3 साल की उम्र से मैं कहता था कि भैया मैं तो इंजीनियर बनूंगा। और जानते हैं क्यों कहता था? क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जो ट्रेन का इंजन चलाता है उसको लोग इंजीनियर बोलते हैं। तो ऐसे रटते रटते कि भाई इंजीनियर बनेंगे, रटते मैं इंजीनियर बन गया। और इंजीनियर बनने के बाद मैंने एक फैक्ट्री में काम किया, लेकिन अब जो है कंप्यूटर इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, लोग साइंटिस्ट बन रहे हैं, R&D कर रहे हैं, इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनियां बन रही हैं, फैक्ट्रीज लग रही हैं। लेकिन साहब जब मैं इंजीनियर बना तो भारत में इंजीनियर्स लोगों को इतनी कोई तनख्वाह मिलती नहीं थी। तो क्योंकि अपना आगे काम आगे बढ़ानी थी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी, तो उसके बाद मैंने 2 साल फैक्ट्री में काम करने के बाद फाइनेंस की पढ़ाई की। फाइनेंस की पढ़ाई भी इसलिए की क्योंकि जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो जो आप अब देख रहे हैं स्कैम 92, लेकिन तब वो एक्चुअल वाकई में चल रहा था। तो फाइनेंशियल न्यूज़पेपर, पिंक न्यूज़पेपर से लेकर के शेयर बाज़ार बिल्कुल टाइम्स ऑफ इंडिया, मिड डे और टैबलॉइड्स तक पहुंच चुका था। तो वहाँ से मुझे ख्याल आया कि चलो फाइनेंस पढ़ना चाहिए। तो उसके बाद मैंने फाइनेंस की पढ़ाई की और फिर मैंने ये भी देखा थोड़े समय पहले, जैसे आमिर खान साहब हैं, बड़े दिग्गज कलाकार हैं, इन्होंने 3 इडियट्स मूवी बनाई। तो इसमें उन्होंने मेरे जैसे जो करियर है उसकी काफ़ी आलोचना की, काफ़ी इसकी क्रिटिसिज्म की कि भाई लोग पता नहीं कैसे अपना करियर बनाते हैं, क्यों इंजीनियर बनते हैं। किसी को फोटोग्राफर बनना चाहिए था, वो इंजीनियर बन गया। इंजीनियर वाले जो है वो पता नहीं फाइनेंस क्यों पढ़ने जाते हैं, MBA क्यों बन जाते हैं, इस तरीके का। और ये बात सही भी है, लेकिन मेरी ये लर्निंग है कि पढ़ाई कोई भी तरीके की हो कभी वेस्ट नहीं होती है। और उसका काफ़ी एक अच्छा एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। तो मेरा अनुभव ये कहता है कि पढ़ाई आपके चाहे कोई भी बैकग्राउंड की हो और अल्टीमेटली आपका इंटरेस्ट या आपकी ज़िंदगी आपको किसी भी राह पे लेके चली जाए,
पढ़ाई किसी भी तरीके की वेस्ट नहीं होती है। और वैसे मैं बता दूं कि मेरे जैसे लोग जो इंजीनियरिंग करते हैं और फाइनेंस की पढ़ाई करते हैं, वो काफ़ी सारे एनालिस्ट बन जाते हैं, रिसर्च करते हैं। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैंने मेरा करियर सेल्स से शुरू किया। तो बोलने का तात्पर्य ये है कि एजुकेशन आपकी कोई भी हो, वो कभी वेस्ट नहीं होती है। और ख़ास करके अगर आप इंजीनियर हैं, तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि आप स्टॉक मार्केट में क्यों बिल्कुल ही सक्सेसफुल बन सकते हैं। और न केवल इंजीनियरिंग, आप लाइफ के जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं, अलग अलग जो पर्सपेक्टिव्स हैं, वो सारे के सारे लगा सकते हैं शेयर बाज़ार को समझने के लिए। और शेयर बाज़ार की एक ख़ास बात है कि हमको सबको ऐसा लगता है कि कंपनियों का मुनाफा क्या होगा, कंपनियों का अर्निंग मल्टीपल क्या होगा, बाज़ार में क्या होगा, आर्थिक व्यवस्था में क्या होगा, इन्हीं चीज़ों से शायद शेयर मार्केट को समझने का मतलब बनता है। लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 10 साल में आर्थिक व्यवस्था, जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है वो इन लोगों को नहीं मिला जो इकोनॉमिक्स की, ठोस इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करते हैं। पिछले 10 साल में इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है वो कम से कम 2 बार ऐसे लोगों को मिला है जो ह्यूमन बीइंग्स का बिहेवियर स्टडी करते हैं, साइकोलॉजी स्टडी करते हैं। तो इंजीनियर्स जो हैं, उनको तो शेयर बाज़ार को समझने के जो फ्रेमवर्क्स हैं, उनके जो फिज़िक्स में उन्होंने जो पढ़ा है, केमिस्ट्री में जो इन्होंने पढ़ा है, और हर तरीके की जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की पढ़ाई की है, या मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स की जो पढ़ाई की है, वो सारी की सारी आप काम में ले सकते हैं। जैसे अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ इसके बारे में। जैसे कई बार ऐसा आभास होता है, कई बार ऐसा लगता है कि जब बाज़ार गिरता है और लोगों के जैसे पैसे का नुकसान होता है, शेयर के दाम गिरते हैं, तो कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि भाई अब तो पता नहीं ये पिट जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। और जैसे एक बबल, इस तरीके का डिस्क्रिप्शन भी किया जाता है। अब देखिए, बबल कब बर्स्ट होता है या बबल कब फेल होता है। तो अगर तो बबल में बहुत ज़्यादा हवा भर दें तो वो ब्लास्ट हो जाता है, और अगर तो आप बबल में से हवा निकाल दें तो भी वो बबल नहीं रहता है, पूरी की पूरी बात साफ हो जाती है। तो कई बार जब बाज़ार गिरता है और हम अखबार पढ़ते हैं, टीवी चैनल देखते हैं, तो हमको ऐसा बताया जाता है कि एक बबल हो गया है, और शेयर के दाम जब गिरते हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं कि भैया ये बबल है, ये तो फटेगा, अब यहाँ पे कुछ होने नहीं वाला है। लेकिन मैंने ये देखा है कि जब कोई घटना घटती है तो उसके बारे में आप अपने मन में किस तरीके के विजुअलाइजेशन करते हो। आप अपने माइंड में जब कोई चीज़ होती है, बाजार में कोई चीज़ होती है, आपके लाइफ में कोई चीज़ होती है, तो वो घटना घटने पे आप अपने माइंड में किस तरीके के इमेजेस लाते हो, उससे डिटरमाइन ये होता है कि आप किस तरीके का उसको रिस्पॉन्स दोगे। तो बाजार को लेकर के जब शेयर के दाम गिरते हैं तो आपका विजुअलाइजेशन जो है, आपके माइंड में जो पिक्चर आता है, वो बबल का नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताऊं किस चीज़ का होना चाहिए, स्प्रिंग का। क्या आप जानते हैं स्प्रिंग किस तरीके से फंक्शन करती है? अगर आपने बेसिक फिजिक्स पढ़ी है, चलिए इंजीनियर के पहले बेसिक अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि एक स्प्रिंग को जब हम दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि 10 सेंटीमीटर की स्प्रिंग है, इसको अगर आप दबा दबा करके 5 सेंटीमीटर का कर दोगे, तो एक इंजीनियर को बिल्कुल समझ में आता है कि ये स्प्रिंग ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाती है जब आप इसको कंप्रेस करते हो, क्योंकि उसमें एनर्जी स्टोर हुई है। और रिलीज होने पे ये कोई भी तरीके का मैकेनिकल फंक्शन है, समझो दरवाज़ा खोलना है, समझो किसी चीज़ को पुश करना है, किसी चीज़ को रिलीज करना है, ये सारी चीज़ें उस एनर्जी से वो कर सकता है। लेकिन शेयर बाजार में जब कंपनियों के दाम गिरते हैं, इसका स्प्रिंग से क्या लेना देना? क्योंकि कंपनियों के जब दाम गिरते हैं तो जैसा मैंने बताया, कंपनियों में हवा नहीं है, अल्टीमेटली कंपनियों का मुनाफा होता है। जैसे हम सब सेंसेक्स और निफ्टी देखते हैं, वैसे सेंसेक्स और निफ्टी की जो कंपनियां हैं उनके मुनाफे का भी एक इंडेक्स होता है। तो जब इंडेक्स गिरता है तो जो मुनाफा है वो ज़रूरी नहीं है कि उनका मुनाफा भी गिर रहा है। अगर मुनाफा गिरेगा तो इंडेक्स गिरेगा, सही बात है, लेकिन इंडेक्स गिरने से मुनाफा गिरेगा, ये बिल्कुल ही गलत थिंकिंग है। तो अगर शेयर का दाम गिरता है तो जो कंपनियों का मुनाफा है वो नहीं गिरता है। तो इसका मतलब ये है कि जब शेयर का दाम गिरता है, आप अज्यूम करिए कि एक स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है। अब जितना स्प्रिंग कंप्रेस होगा, मुनाफा तो वहीं का वही है, शायद बढ़ भी रहा है, शायद 2-5% घट भी रहा है, लेकिन मुनाफा तो है। तो जो मुनाफा है वो एनर्जी के बराबर है, और शेयर का दाम जो है जब गिरता है वो स्प्रिंग कंप्रेस होने के बराबर है। अब आप सोचिए कि जब भी एक स्प्रिंग कंप्रेस होता है, कभी न कभी तो रिलीज होगा, और रिलीज होगा तो अल्टीमेटली फिर से उसमें इजाफा होगा। तो ये इस तरीके का एक सिंपल तरीका है सोचने का कि भाई जो आप विजुअलाइज करते हैं, जैसे मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि लोग जब बाजार में निवेश करते हैं
तो वो ये सोचते हैं कि 3 साल, 5 साल, 10 साल में इनके पैसे को बहुत सारी बढ़त मिलेगी और ग्रोथ मिलेगी, इसी के लिए तो हम इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन कई बार जो लोग हैं वो कहते तो हैं कि भैया 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है हमको, लेकिन अगर इन्वेस्ट करने के बाद, निवेश करने के बाद अगर बाजार गिरने लगे तो बहुत डर जाते हैं ये लोग। तो इसका भी मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं मुंबई में एक सबर्ब है गोरेगांव, यहाँ पे रहता हूँ, और जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की तो गोरेगांव से ले करके चर्चगेट तक ट्रेन में जाते थे। और जितने लोग मुंबई की ट्रेन में गए उनको सबको पता है कि रोज सुबह 8 बजे ट्रेन पकड़ के चर्चगेट जाना मतलब आप रोज एक जंग जीतने के बराबर का काम कर रहे हो। तो काफ़ी समय स्ट्रगल करने के बाद मुझे एक समझ में आई कि अगर मैं गोरेगांव से फास्ट ट्रेन पकड़ने की जिद छोड़ दूं और अगर मैं गोरेगांव से चर्चगेट जाने के बजाय 15-20 मिनट पहले स्टेशन पहुंचूं तो उल्टे डायरेक्शन की ट्रेन पकड़ सकता हूं। गोरेगांव से चर्चगेट जाने के बजाय अगर मैं गोरेगांव से बोरीवली जाने की ट्रेन पकड़ता हूं तो पहले 15-20 मिनट ठीक है, नुकसान होगा, उल्टे डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन मैं बैठ पाऊंगा, शायद खिड़की के पास बैठ पाऊंगा, खड़े रहकर बाहर लटकने के बजाय बैठकर सेफ्टी से जा पाऊंगा। और अल्टीमेटली क्या होना है, ट्रेन गोरेगांव से बोरीवली जाएगी, 5 मिनट रुकेगी, अल्टीमेटली तो हर ट्रेन को बोरीवली से चर्चगेट जाना है। तो जब आप बाजार में इन्वेस्ट करते हैं तो आप सोचते हैं कि 3 साल, 5 साल, 10 साल में इजाफा होना चाहिए, लेकिन हर निवेशक के माइंड में मैंने देखा है, चाहे वो अपना गोल कुछ भी बताए, चाहे इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य कुछ भी बताए, अल्टीमेटली सबके माइंड में कहीं न कहीं एक शर्त है कि हाँ, इन्वेस्टमेंट तो लंबा करना है, बाजार में ऊंच नीच होती भी है, लेकिन जब मैंने पैसा लगाया तो वहाँ से बाजार ऊपर ही जाना चाहिए। तो ऐसा है कि हर ट्रेन जो आप चढ़ते हैं, ऐसी जिद मत रखिए कि मुझे टाइम पे पहुँचूंगा, फास्ट ट्रेन मिलेगी और फिर मैं बैठा तो ट्रेन चर्चगेट जानी चाहिए। कभी कभी आपको उल्टे डायरेक्शन में जाने के लिए भी प्रिपेयर्ड होना चाहिए, और उल्टे डायरेक्शन में जाने में कोई हर्ज नहीं है। अल्टीमेटली आप सेफ पहुँचेंगे, कंफर्ट से पहुँचेंगे, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा लेकिन ज़रूर पहुँचेंगे। इसी बात से और एक ख्याल मुझे आया कि कभी कभी जैसे हम मुंबई जाते हैं, गुड़गांव जाते हैं, तो यहाँ पे और एक मैकेनिकल ऑब्जेक्ट होता है, जैसे एलिवेटर होता है, लिफ्ट होता है। अब इन सब शहरों में जहाँ पे बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स हैं, वहाँ पे लिफ्ट के अंदर, एलिवेटर के अंदर जाने के लिए, और समझो कि आपको 21वीं मंजिल पे जाना है, तो अंदर जाने के लिए भी सुबह के समय में क्यू लग जाती है, लाइन लग जाती है। तो अब हमको समझो 21st फ्लोर पे जाना है तो हम खड़े रह जाते हैं लाइन में। और मैंने खास ये देखा है, कई बार ऐसा होता है कि जब हम जाते हैं, हमारा मौका आता है, तो लिफ्ट ऊपर जाने के बदले नीचे जा रही होती है, तो हम चल देते हैं अंदर, बोले ठीक है नीचे जाएगी, विज्ञात बेसमेंट तक जाएगी, फिर अल्टीमेटली तो ऊपर ही जाएगी। तो आप अज्यूम करिए कि आप अगर लिफ्ट में चले गए और लिफ्ट नीचे जा रही है, अब बेसमेंट 1, बेसमेंट 2, बेसमेंट 3 तक लिफ्ट जाती है और सडनली वहां पे जाकर के पावर आउट, तो थोड़ी दिक्कत होती है, गर्मी होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, बट अल्टीमेटली क्या है कि हर जगह बड़ी बिल्डिंग में समझो इमरजेंसी रिस्पॉन्स है, कहीं न कहीं से कुछ रिस्पॉन्स है, और 3-4 मिनट, 5 मिनट के बाद लिफ्ट चलने लगती है और फिर से ग्राउंड फ्लोर पे आती है। अब सोचने वाली बात यह है कि हम सब लोग शेयर बाजार में जाते तो हैं पैसा लगाने के लिए, कभी कभी ऐसा होता है कि शेयर बाजार ऊपर जाने के बदले नीचे चला जाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि ये लिफ्ट जो है, जब ये बेसमेंट से इमरजेंसी रिस्पॉन्स चलता है और ग्राउंड फ्लोर पे आती है, सब ठीक हो जाता है, पावर वापस आ जाता है, ग्राउंड फ्लोर पे आ जाती है। तो सोचने वाली बात यह है कि हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो याद रखेंगे कि भाई चलो हमको तो अल्टीमेटली 21st फ्लोर पे जाना था, अब लिफ्ट ठीक हो गई है तो चले चलते हैं। और कितने लोग ऐसे हैं कि वो 3-4 मिनट जब गर्मी में और सफोकेशन में रहना पड़ा, तो कितने लोग ऐसे हैं जो ग्राउंड फ्लोर पे आते ही बाहर दौड़ेंगे और बोलेंगे भाई कान पकड़ लिए, निकलो यहाँ से। तो मैंने ये देखा है कि अगर आप सही विजुअलाइजेशन करेंगे, क्योंकि हम लिफ्ट में गए तो थे ऊपर जाने के लिए, अब ठीक है 3-4 मिनट हुआ, कुछ सफोकेशन हुई, लेकिन अल्टीमेटली तो लिफ्ट ऊपर जाएगी। तो शेयर बाजार भी इसी तरीके से है। जैसा मैंने बताया कि ट्रेन में कभी उल्टे डायरेक्शन जाने के लिए तैयार रहना चाहिए, वैसे बाजार में भी कभी कभी लिफ्ट बेसमेंट जाती है बट अल्टीमेटली तो ऊपर जाएगी। और मैकेनिकल चीज़ों के साथ ही रहते हुए कई बार मैंने ये देखा है कि जब तेजी होती है, पैसा बनता है, तो लोग बहुत पैसा लगाते हैं। जब मंदी होती है, पैसा नहीं बन रहा होता है, तो लोग घबरा के निकल जाते हैं। और बाजार तो देखिए बाजार है, ये बाजार को नहीं पता है कि आप इस लेवल पे आए तो यहाँ से ऊपर ही जाना है, लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, तो बाजार तो अपनी चाल खुद चलेगा। लेकिन जैसे अगर आप देखें मुंबई में काफ़ी बारिश होती है, देश के कई पार्ट से जहाँ बारिश होती है, अगर आप कार चलाते हैं तो आपके कार में वाइपर होगा। तो वाइपर से भी मैंने एक चीज़ सीखी है मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स को लेकर के, कि वाइपर ऐसा है कि अगर इस तरफ जब पानी गिरता है तो समझो वाइपर यहाँ पे पानी साफ करता है, लेकिन यहाँ पे जब पानी साफ करता है तो पानी यहाँ गिरता है,
जाहिर सी बात है, तो वाइपर इस तरफ आ जाता है। लेकिन जब तक यहाँ का साफ करता है तो यहाँ पानी गिरता है, फिर उसको यहाँ पे आना पड़ता है। तो लोग जो है कई बार ये करते हैं कि बाजार जब चल रहा होता है उसको देख के बहुत इंस्पायर होते हैं, बहुत मोटिवेट होते हैं, पैसा लगाते हैं। लेकिन जब बाजार चलता है उसके बाद अल्टीमेटली सिक्लिकल है, उसको गिरना ही है। तो जब गिरता है तो पैसा निकाल लेते हैं। अब जब वो बाय द टाइम थक हार के पैसा निकाल लेते हैं तब तक बाजार फिर से ऊपर चलने लगता है। तो बाजार में आप बने रहिए, लंबे अरसे के लिए बने रहिए और हमेशा सही विजुअलाइजेशन रखिए। वाइपर की तरह पानी को चेज मत करिए, अल्टीमेटली बाजार आपको चेज करेगा और आपको अपने सही डायरेक्शन पे लेके जाएगा। तो बोलने वाली बात यह है कि कोई एजुकेशन वेस्ट नहीं होता है। आपको कौन सी चीज़ को कहाँ पे विजुअलाइजेशन में रखना है और क्या उससे सीख के कौन से लर्निंग्स अप्लाई करने हैं, इसको हमेशा आप याद रखिए।